बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल नाज़रीन आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, ये थी मौसम की सूरत हाल और अब चलते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की लीड स्टोरी, वहदत कॉलोनी की जगह नया शहर बरसाने का मंसूबा बना लिया गया, 30 अरब रुपए लागत आएगी। दूसरी टॉप स्टोरी, तालीमी सहूलियात, लाहौर के स्कूल तीसरे नंबर से 22वें नंबर पर आ गए। बोगियों का रंग सिल्वर और मैरून, ऑरेंज ट्रेन के कलर और डिजाइन की मंजूरी दे दी गई। और ग्रेटर इकबाल पार्क में 35 मीटर बुलंद डांसिंग फवारे लगेंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, रिजवान नकवी और उमर असलम। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। बाकायदा आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी, वहदत कॉलोनी को कहा जा रहा है कि नई मॉडल कॉलोनी बनाया जाएगा और 30 अरब रुपये इस पर लागत आएगी। सिमल, बिल्कुल ये अभी मनसूबा है और अभी ये इसकी समरी जो है वो बना के चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अर्साल की गई है। और इस तरह के मंसूबे जो हैं वो माजी में भी बहुत से मंसूबे हुकूमत पंजाब ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुतारिफ़ कराए। जिस तरह के आशियाना अपार्टमेंट्स का एक मंसूबा था जिसके लिए दरखास्तों की मद में करोड़ों रुपया जो है वो शहरियों से लिया गया, लेकिन वो अभी तक किसी को पता नहीं चला कि उस पर क्या हुआ है। कोई पेशरफ्त उस पर सामने नहीं आई, लोगों के उसमें नाम भी निकले, उसके बाद जो है वो ये मामला जो है वो एप्लीकेशंस की फ़ीसें इकट्ठे करने से आगे नहीं बढ़ सका। जबकि ये मंसूबा जो है बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा मंसूबा है। जिस तरह के जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो फ्लैट सिस्टम पे जा रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से जगह जो कम से कम जगह है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरह इसमें हुकूमत पंजाब का ये जो मंसूबा है वहदत कॉलोनी को एक नया मॉडल शहर बनाने का, इसमें करना ये चाह रहे हैं कि जो 5 मरले के फ्लैट्स हैं उनकी जगह पे ऐसी जो घर हैं सिंगल स्टोरी उनकी जगह फ्लैट बनाए जाएं ताकि उनमें जहाँ पे एक ख़ानदान रह रहा है वहाँ पे 10-10 खानदान। से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा यहाँ पर कि जिस तरह कह रहे हैं कि बज़ाहिर बड़ा अच्छा मंसूबा दिखाई देता है। देखिए, हुकूमतों का काम, जब हुकूमत आती है, ऐवान में इक़्तिदार में आती है, तो उनका काम आशियाने बनाना बसाना है, आशियाने उजाड़ना नहीं है। लोगों के घर उजाड़ के, लोगों के घर को आप ख़त्म करके, और अभी तो ये प्लान है, ये ख्वाब सा है। अभी ये समरी जो सी वो चीफ सेक्रेटरी तक जाएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी के बाद वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगी, जिसके बाद ये मंसूबा होगा। और उस वक्त तक पता नहीं शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हैं या नहीं रहते, ये कितने अरसे तक बनेगा। फिर दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी वहाँ पर अगर हम वहदत रोड के हवाले से बात करें तो लाहौर का एक तकरीबन मिड है, बड़ी ही अहम गुंजान आबादी है, वहाँ पर हज़ारों लोग रह रहे हैं। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि आशियाने बनाने चाहिए। अगर हुकूमत चाहती है कि इस तरह के प्लान बनाए, इस तरह की ज़मीन को एक्वायर करना है, तो फिर पहले से ही जो बने हुए हैं, क्या तो हम बहुत अमीर मुल्क हैं रिजवान साहब, फिर तो ऐसे प्लान ज़रूर ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन हम अमीर मुल्क नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं। एक खतीर रकम है जिसको अगर आप एक कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी बनाने के लिए सर्व कर देंगे तो बाकी जो ज़रूरियात चंद हज़ार लोगों को सिमल, इसका एक पहलू ये भी है कि उसमें वो कमर्शियल प्लाजे बना रहे हैं, सिनेमाज बना रहे हैं, कमर्शियल मार्केट्स बनेंगी। गवर्नमेंट उससे पैसा बनाएगी भी बहुत, अगर 30 अरब लगाएगी तो अगर उससे पैसा बनाएगी तो लाहौर के अंदर आप भी जानते हैं शादरा है, फिर ड्राइवेंट के करीब है, काफी जगह गवर्नमेंट की मौजूद है, वहां पर प्लाजे बना ले, वहां पर काम कर ले। जरूर ये 2000 केनाल से ज्यादा रकबा है जहाँ पे कोई 1800 से जायद घर हैं जिनमें सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, और मेजॉरिटी ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये घर
खुद इस्तेमाल करने की वो बजाय फिर तो रेंट आउट सरकारी किया है। मुलाजमी तो जीओआर में भी रहते हैं, फिर इसका मतलब है जीओआर को भी दोबारा रेनोवेट कर लेना है चाहिए, कि क्योंकि वहाँ सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं 20वें 21वें डीसीओ कमिश्नर और आला ऑफिसर। रेनोवेशन की आपने बात की, वहाँ तो हर पोस्टिंग के बाद जो है वो तो रेनोवेशन गरीबों पे ना, होती है, चाहे वो गरीबों पे टाइलिंग सारा चेंज मलबा करना हो नहीं या डालना चाहे चाहिए। वुड वर्क चेंज कराना हो, जो भी नया कोई ऑफिसर आता है वो अपने मुताबिक वहाँ पर रेनोवेशन करता है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी वॉदत कॉलोनी में जैसे मैंने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन ने घर किराए पर दिए हुए हैं, वो खुद वहाँ नहीं रह रहे, घर किराए उनके पर खिलाफ दिए हैं। कार्रवाई ने, फिर आपका हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत कार्रवाई करे वहाँ पर। हुकूमत जब बात करती घरों है, के मामले में हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। सरकारी अफसर जो कि यहाँ से तब्दील होकर वफाक में चला जाता है, उसके बावजूद 6-6 माह तक, 1-1 साल तक वो कब्जा नहीं छोड़ता, और वो एक ऐसे अफसर का हक मार लेता है जो कि उसकी सीट पे आके लगता है, लेकिन उसे वो घर नहीं मिलता जो कि उसे अलाट हुआ होता है। चूँकि वो बासर अफसर जो है वो किचन कैबिनेट का हिस्सा होता है, वो घर नहीं छोड़ता। घरों की खबरें हमारे यहाँ अक्सर छपती हैं, अक्सर ये खबरें नशर की जाती हैं, उसके बावजूद इस पे जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई विल पावर का मुजाहरा नहीं किया जाता, और बिल्कुल घर जो हैं वो अफसरों से खाली नहीं करवाए जाते। अफसर जो हैं वो इस्लामाबाद में पोस्टिंग एंजॉय कर रहे हैं, जबकि घर उनके यहाँ इस पे हवाले रेंट से आउट फिर किए हुए हैं। रिजवान साहब, फिर सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो उस पर कंसर्न होना चाहिए। खोखर साहब ने, ये हमें याद है, कुछ अर्सा पहले खबर भी दी थी कि कौन कितने कितने साल से जो है वो घरों पे काबिज रहा है, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग 2-2 साल 3-3 साल जो है वो घरों में रहते हैं, फिर ना रहने के बावजूद अपने अजीज़ रिश्तेदारों को दे देते हैं, उसके बाद किराए पर भी जो है वो इस तरह की भी शिकायत आई हैं वहदत कॉलोनी के हवाले से, जिस तरह ये बात हो रही है, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। हुकूमत की रेट कहाँ पर है? फिर ब्यूरोक्रेसी के जब सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को जब थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करें, खबरें जो हैं वो ज़दो आम होती हैं कि कौन किस ऑफिसर जो उनसे है वो घर किराए पर दे चुका है। थोड़ी सी सर्च की, रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पर ऑफिसर्स जाएँ, वहाँ पर देखा जा सकता है, तहकीकात की जाए, तो उन लोगों के नाम भी मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। तो फिर इसमें हुकूमत की रिट जो है वो कहाँ पर दिखाई देती है? फिर बात इसी खबर पर अगर हम बात करें तो ये 2000 से ज़ायद कनाल पे जो आबादी पर नया प्लान बना रहे, क्या हम अमीर मुल्क हैं? क्या हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? फिर सबसे अहम बात ये भी है कि हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास काफ़ी ज़मीन मौजूद है काहना के करीब, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, अगली स्टोरी को मैं इसके साथ लिंक करूंगी। 30 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं एक कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी बनाने में, और जो सो कॉल्ड नया शहर आप बसा रहे हैं। दूसरी जानिब तालीम की हालत ये है कि 3रे नंबर पर आया करते थे लाहौर के स्कूल, अब 22वें नंबर पर पहुँच गए। शिमल, लाहौर को स्कूलों का, कॉलेजेस का शहर कहा जाता है। उसके बाद आप देखें कि लाहौर की ये हालत है कि आप पूरे सूबे से टैक्सेस इकट्ठे करते हैं और सिर्फ एक शहर पे लगाते हैं। कहा जाता है जितनी डेवलपमेंट होती है वो लाहौर में होती है, और अगर उसके स्कूल ही 3रे से लाहौर 22वें का नंबर पर मुआवजा जो है, एक तरफ हुकूमत जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों से करती है कि हमने लाहौर की शक्ल बदल दी है, दूसरी तरफ लाहौर के चेहरे पे ये एक बदनुमा दाग है। जो अभी रिपोर्ट आई है कि लाहौर के स्कूल्स जो कि तालीमी मायार में 3रे नंबर पे हुआ करते थे, 22वें नंबर पे चले गए। ऐसे स्कूल्स की भी निशानदेही हुई है जिनकी 4 दीवारी नहीं है, जिनमें बैठने के लिए बच्चों के पास बेंचेस नहीं हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो खुले आसमान तले बैठ के तालीम हासिल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है नित नए मनसूबे जो कि महज पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता। यही मनसूबे, आप जिस तरह इस मनसूबे की बात करें तो आप पहले जो वज़ीर आला पंजाब ने जिस पे बहुत ज़्यादा कैंपेन भी की आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से, उसमें अभी तक लोग रो रहे हैं, अभी तक एहतजाज कर रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगा लगा के लोग आजिज़ आ चुके हैं, उन्होंने पेमेंट्स कर दी हुई हैं, उन्हें अभी तक पोजेशन नहीं मिल रहा, कब्जा नहीं दिया जा रहा। और स्लोगन ये था कि हम गरीब घरानों को जो है वो छत फराहम करेंगे, और छत फराहम तो करेंगे। अभी तक उन्हें वो छत नहीं मिली। उसकी तशहीर तो बहुत हुई, पॉइंट स्कोरिंग हुई, ये चीज़ें पोलिंग डे पे फ़ायदा भी देती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, इसीलिए ये मनसूबे जो है वो मुतारफ़ कराए जाते हैं और सरकारी ख़जाने से फिर इनकी तशहीर की जाती है और अपने लिए जो है वो इमेज बिल्डिंग की जाती है। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो एक यहाँ पर सीनियर रहनुमा भी मौजूद है, तो वो उन्हें पॉइंट स्कोरिंग और मीडिया के साथ मतलब और लोगों के साथ अट्रैक्शन का तरीका मालूम है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह 2013 के इलेक्शन से कबल जो है वो मेट्रो बस चला दी गई और इसी तरीके से अब 2018 से कबल इनका प्लान जो है वो ऑरेंज लाइन का। लेकिन बात जब इसी स्कूल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करते हैं तो कल शहबाज शरीफ जो ऐवान में कभी कभी आते हैं, तो जब अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद तनकीद कर रहे थे कि स्कूल रायवंड में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर बच्चे शदीद गर्मी में ईंटों पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ में इतनी भी हौसला नहीं था कि वो बात सुनते और वो उठकर वहाँ से चले गए। तो जब यहाँ पर बात आती है कि तरजीहात हुकूमत की,
तरजीहात कहीं पर दिखाई नहीं देती सिवाय सड़कों, पुलों, और जो अपोजिशन जिस तरीके से जिस तरह तनकीद करती है कि शायद अगर स्कूलों में भी कमीशन मिलती होती या स्कूलों में भी सरिये का इस्तेमाल होता तो फिर शायद यकीनन वहाँ पे स्कूलों में डेवलपमेंट हुकूमत जो है वो ये ऐलान करती नज़र आती है या फिर ये दलील दी जाती है आवाम को कि अगर आपने बड़े शहरों तक जाना है बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए या हस्पतालों के लिए, अगर हस्पताल या स्कूल बना भी दिए जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल ना हो, पुल मौजूद ना हो, ट्रांसपोर्टेशन के जराए मौजूद ना हो, तो उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं। मिसिंग फैसिलिटीज़ की ना फर्नीचर वहाँ पर, जैसे आपने सुल्तान के जो रायवन के करीब एक स्कूल है उसकी बात की, वहाँ पर बिल्डिंग खस्ता हाल थी, फर्नीचर वहाँ पर नहीं है, पंखे नहीं है शदीद गर्मी में। अब तो खैर बच्चों को छुट्टियाँ हो गई, लेकिन मिसिंग फैसिलिटीज, साफ पानी नहीं मिल रहा, वॉशरूम्स नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे माहौल में कैसे बच्चे तालीम हासिल जुनैद रियाज की कुछ दिन पहले खबर है मुजंग एक स्कूल और मुजंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का इंतखाब है, आज से नहीं हमेशा से, जब से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है। अंदरून लाहौर और मुजंग ये हमेशा से इन्हीं का हल्का रहा है, शहबाज शरीफ और ये इन लोगों का अपना हल्का है। लेकिन जब बात करते हैं तो यहाँ पर जुनैद ने जिस तरीके से खबर दी थी कि बच्चों से सफाई करवाई जा रही क्योंकि स्टाफ मौजूद नहीं है, और वहाँ पर टीचर जो है वो ये कह रही थी कि आया नहीं है तो हम क्या करें, हम बच्चों से ही काम करवाएंगे। जब बच्चों से मुलाजमों वाले काम लेना शुरू हो जाए और फिर आप जब बात करते हैं ना कि मेयार तालीम को हम बुलंद कर देंगे तो फिर एक मजाक की सूरत लगता है कि मिसिंग फैसिलिटीज़ तो आप पूरी कर नहीं सके, मेयार तालीम प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर किस तरह लेकर आएंगे। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, अगली खबर ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। हफ्ते के बाद हफ्ते तक की वार्निंग दी गई है, जिस मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट नहीं पहना होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमर आपसे शुरू करेंगे, ऐसी बहुत सी कैंपेन्स आती हैं और बहुत हाइप पर जाती हैं और उसके बाद कैंपेन खत्म, वो लॉ भी पता नहीं कहाँ साइड पर चला। अच्छा, मशहूर है कि जब कोई सरकारी ऑफिस, कोई अहम हुकूमती नुमाइंदे या रहनुमा कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लें हेलमेट के हवाले से, हेलमेट ख़रीद लें, तो फिर ये कैंपेन जो है वो चलना शुरू हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि रोड सेफ्टी के हवाले से बातें होती हैं। इरफान मलिक की खबर है और CTO तैयब हफीज़ सीमा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि एक हफ्ते के बाद जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हेलमेट के हवाले से जब भी बात करते हैं तो ये कैंपेन कोई चलना नई बात नहीं है। तब तक कोई भी मुहिम, जो आगाही मुहिम, तब तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो मुसलसल और तसलसल के साथ ना चले। इस हवाले से जब भी यहाँ पर बात की जाती है तो एक हफ्ते का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते के बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद नज़र भी आएगा, 2-4 चलान होंगे, 2-4 खबरें भी चलेंगी, लेकिन फिर रूल ऑफ लॉ, जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पर दिखाई देती है? सड़कों पर हुकूमत है, यहाँ पर CTO, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, अलहदा से पुलिस सिस्टम एक मुतारिफ करवाया गया है शहरियों को ट्रैफिक के कवानीन से आगाही के लिए। लेकिन जब बात की जाती है कि कुछ अर्सा ज़रूर चलती है, जैसे सीट बेल्ट की देखी गई थी, लेन और लाइन की पाबंदी देखी गई, सिग्नल की पाबंदी देखी गई, और फिर बहुत सी ऐसी कैंपेन्स जो हैं वो कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से भी एक कैंपेन चली। लेकिन अभी भी मैं सड़कों पर जब जा रही होती हूँ मुझे कम उम्र ड्राइवर्स नज़र आ रहे होते हैं। सो फॉलो अप नहीं रखा जाता इन कैंपेन्स का। रिजवान, ऐसे ही है सीमल के कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर शायद शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का आज ख़ुद भी एहसास करें। अगर हेलमेट पहन के लोग ड्राइव करेंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो अगर हादसा पेश आता है तो उसमें उनको काफ़ी हद तक जो है वो सेफ्टी मिल जाती है। हेड इंजरी से अगर वो बच जाते हैं तो उससे जो है वो हेड इंजरी में जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो हेलमेट की कैंपेन जो है वो अच्छी बात है, लेकिन बात वही है कि जो अदम तसलसल है पॉलिसीज़ में या कैंपेन्स में, सबसे बड़ी खामी वो है कि लोग मानते या तो उस सूरत में हैं कि या तो उन्हें एजुकेट इस लेवल पे कर दिया जाए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास। 3-4 साल पहले जब नई ये कैंपेन आई थी, जब फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था और इतनी सख्ती की गई थी, हेलमेट शॉर्ट हो गए थे, हेलमेट नहीं मिलते थे, मुझे याद है, इतनी सख्ती की गई थी कि वो हर बाइक पर आपको जो है वो हेलमेट पहने हुए लोग नजर आते थे। वो कैंपेन करने का तरीका था, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं रखा गया। अब आपको जो है वो बाइकर्स विदाउट हेलमेट नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, जिस तरह आपने बात की, हेलमेट वाली भी बात है, और दूसरा जो टीनेजर ड्राइवर्स हैं जी, कम उम्र ड्राइवर्स, वो आप अगर 2 मोरिया पुल साइड पे या रेलवे स्टेशन साइड पे जाएं या यादगार से आगे चले जाएं तो वहाँ पे आपको भरमार नज़र आती है ऐसे ड्राइवर्स की। एक तो वो इमेच्योर हैं और वो मुकाबले की दौड़ में जो है वो ऊंचे उन्होंने गाने लगाए होते हैं, उसके बाद वो रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक कवानीन को
हवा में उड़ाते चले जाते हैं। अपने लिए तो वो खतरा होता अपने ही लिए है, भी लेकिन खतरा है, जो बाकी 6, 7, 8 लोग जिस तरीके से वो मौजूद हैं, हॉर्न और चिंची का जिस तरह का शोर होता है, यकीन करें कि ये इस माशरे के लिए कैंसर की एक हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। जो वहाँ पर लोग होते हैं वो और फिर उसको वो जो रेस देते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कोई किसी यहाँ पर तो आपको पता है कि कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का, लोग बीमार हैं, मरीज़ हैं, और वो उसी तरीके से कोई कट करते हुए जा रहे हैं। तो फिर CTO साहब और जो ट्रैफिक कवानीन को कंट्रोल करने वाली इंतज़ामिया अहदेदार हैं, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, वो उस वक्त नज़र कहाँ आती है? ये इंतखाब ये लेकिन यही है कि ये हुकूमत की नेग्लिजेंस है। पहले उन्हें खुद रो जड़ी बूटियों की तरह अपने फलने फूलने दिया है, इतने चिंची आ गए, इतने इलीगल ट्रांसपोर्ट की भरमार हो गई, हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ना उन्हें रूट परमिट जारी किए गए, उनका वो जरिया माश बन गया। पहले ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज की वजह से हुकूमत ने उनकी लेकिन चले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक दफ़ा फिर से वो कैंपेन जो है वो हेलमेट के हवाले से चला रहे हैं, और फिर कल जो है वो सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों से उन्होंने वादा भी लिया। तो ये एक क्यूट वे है, ये एक इखलाकी तौर पर जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है, और शायद लोगों को एहसास जिम्मेदारी जो है वो आ जाए और इस चीज़ को वो अपना लें। देखिए, जब तक लोग अपनी खुद केयर करना नहीं शुरू करेंगे, तमाम काम जो है वो गवर्नमेंट ने या इंतज़ामिया ने, इदारों ने नहीं करने होते, खुद भी पहले अपनी सेफ्टी करनी होती है। जब आप घरों से हेलमेट पहनकर निकलेंगे ही नहीं, लेकिन फिर साथ साथ बात ये आती है कि हमारे यहाँ जब तक थोड़ी सी सख्ती ना हो तब तक हम लोग मानते भी नहीं है बात को। इस चीज़ को भी तस्लीम करना चाहिए कि अब माल रोड पर अगर हम देखें तो वहाँ पर सीट बेल्ट की सख्ती हवाले से थोड़ी सी सख्ती है। वहाँ पर आपको लोग जो है वो माल रोड पर सीट बेल्ट के साथ दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही माल रोड से अब हम निकलते हैं दूसरे इलाकों का रुख आप रिंग रोड पर ड्राइव करते हो, आप सीट बेल्ट पहन कर करते हो, आप मोटरवे पर जाते हो, आप सीट बेल्ट लाजमी पहनते हो और थ्रू आउट पहन के रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम वही लोग हैं जो मोटरवे पे एक सिंपल बात वही है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैं, वहाँ पे एक तो यहाँ पे जो ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन है ना पॉलिसीज का, पॉलिसीज तो यहाँ पर भी मौजूद है। वही उम्र वाली बात कि मोटरवे पर हम 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर वो नोटिस लगा होता है स्पीड लिमिट का, हमने उसको क्रॉस करना अपना आप बैरून मुल्क देखें, UAE में देखें, बड़ा जदीद निज़ाम है उनका कि रात के 3 बजे भी जो है वो लोग इशारे पे रुकते हैं, खाली सड़कों में भी इशारे पे रुकते हैं। लगे हैं, टिकट आपके उसकी घर वजह आ यह है जाता कि है, उन्होंने सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया, सिस्टम को इतना ताकतवर बना दिया, सिस्टम को हमारे पॉलिटिशियंस ही, हमारी सरकार ही मजबूत नहीं होने देती। जब वज़ीर आला पंजाब का काफ़िला गुजरना होगा या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काफ़िला गुजरना होगा तो लोगों को जो है वो बिल्कुल लाइनों में खड़ा कर दिया जाएगा, तो इससे जो है वो खामियां पैदा होती हैं। लोग मुकाबला करते हैं, वो फिर वार्डन्स को भी जाते हुए ये कहते हैं कि भाई उनको रोको, या जब वार्डन जो है वो खुद फ़ोन सुन रहा होगा ड्राइव करते हुए तो लोग उससे क्या असर लेंगे, या फिर अगर वो खुद बाइक चला रहा है तो उसने हेलमेट नहीं पहना तो लोग इससे भी जो है वो बददिल होते हैं। पहले इन्हें खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली खबर हम डिस्कस करते हैं। मैं ग्रेटर इकबाल पार्क की बात करना चाह रही हूँ, और बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क बन रहा है, मसनूई झील बनाई जा रही है शाही किला को बादशाही मस्जिद से, और उसके साथ साथ जो है वो मीनार पाकिस्तान जो मंचो पार्क वहाँ से जो है वो जोड़ा जा रहा है। अब उसका प्लान में एक नई चीज़ आई है कि डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। देखिए, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें तफरीही मकामात के हवाले से जो है यहाँ पर ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि शहरियों को कोई मुस्बत तफरीह के मौके मिले। हम हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। रेस कोर्स का भी याद होगा कि जश्न बहारा का मेला लगता है, तो अगर वो 10 दिनों के लिए लगाया जाता है तो 15 दिन तक जाता है। ग्रेटर इकबाल पार्क के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि ये हल्का बड़ा अहम है, हमें लाहौर के हवाले से भी देखना चाहिए कि मीनार पाकिस्तान साथ है, फिर अब नए फाउंटेन जो है वो लगेंगे, डांसिंग फाउंटेन होंगे, एक अच्छा जो है वो इमेज भी जाएगा, जेस्चर भी जाएगा, और लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर रुक करेगी। लेकिन ये मुकम्मल कब होगा? ये बड़ा सवाल है। हाँ, जरा दूसरा ये है कि जब तक इसकी तकमील नहीं होती, जो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, फॉरनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं शाही कला देखने, बादशाही मस्जिद देखने, और मुग़ल दौर का जो आर्किटेक्चर है उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की, जो कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे आते हैं स्पेशली ये देखने के लिए। तो उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। आपने पार्किंग इतनी दूर बना दी है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, सिर्फ उसकी गाड़ी अंदर जा सकती है जो कि VIP है, प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां अंदर जा सकती हैं। उसके अलावा आपको 2 किलोमीटर के फासले पे गाड़ी लगा के पैदल वहां तक जाना पड़ता है। तो जब एक बंदा बड़ी दूर दराज जगह से आएगा, एक क्रेज लेके आएगा, और वो जब 2 किलोमीटर धूल मट्टी चाटते हुए वहां तक पहुंचेगा तो उसका ये जो जज्बा है देखने का जो शौक है वो खत्म हो जाएगा। तो मंसूबा जब बना रहे हैं तो फिर मंसूबा बंदी जो है वो अच्छे तरीके से करें और फिर जल्दी जल्दी मुकम्मल कर दें। लाहौरी बाकायदा इंतज़ार कर रहे हैं ग्रेटर पार्क को देखने के लिए और उससे इंजॉयमेंट
जो है वो डेफिनेटली मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि टाइम आउट निकालने के लिए आपके पास मौके बहुत कम है जहाँ जाकर आप जो है वो रिलैक्स। देखिए लाहौर एक इस हवाले से बात करें ना तो बसंत का फेस्टिवल इधर ख़त्म हो गया, ये शहर में लाहौर में ख़त्म हो गया। इसी तरीके से जो दीगर इवेंट्स थे मुख्तलिफ, यहाँ पर जिस तरह का रिसेंटली एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है अल्लामा इकबाल टाउन में, तो उसके बाद लोगों को जो खुशियों को आप कभी भी देखें तो लोगों की खुशियों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर इस तरीके, क्योंकि जब यहाँ पर मुस्बत तफरी के मौके ख़त्म हो जाएंगे तो लोग ऑब्वियसली जो नफसियाती तौर पर जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार होंगे और एक डिप्रेस माशरा जो है वो परवान चढ़ेगा। और इसीलिए माशरे की बेहतरी के लिए और हमारी सोसाइटी में उमर और रिजवान साहब इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हमें तो एक साफ़ पानी की बॉटल नहीं मिल सकती है। इतने इलाके शहर में ऐसे हैं, टाउनशिप, गाज़ियाबाद, शामनगर, मुजाहरे किए गए कल कि साफ़ पानी नहीं आ रहा, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो लोग किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। बिल्कुल शीमल, एक तरफ ये लग्जरी मंसूबे हैं, मॉडर्न शहर बनाए जा रहे हैं, मॉडर्न कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है लोग। लग्जरीज़ का आगाज़ तो शायद वहाँ से होना चाहिए जहाँ पे आपने ज़रूरियात पूरी कर ली हों। जब ज़रूरियात का ये आलम है कि बुनियादी ज़रूरत है पानी, वो भी गर्मियों के मौसम में, कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग इस हद तक हो रही है, सर्दियां आती है तो गैस खत्म हो जाती है। देखिए बहरान मैंने आपको एक दफ़ा, जैसे 4 मौसम होते हैं ना, ऐसे बहरान के भी मौसम है, गर्मी, सर्दी और ख़ज़ा और बहार जैसे मौसम है, ऐसे ही गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, ये हमारे मुल्क में मौसम है। मौसम के हिसाब से जो उनसे हम मानसून आता है तो कारकर्दगी का पोल खुल जाता है, आंधी चलती है, ये थोड़ी देर से बाद आने कर जाते हैं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लाइट नहीं आती है। ये तो हमारे और कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर एक कल कंप्लेन से फोन आया तो उसमें 2-2 दिन जो है वो लाइट नहीं आती, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, 2-2 दिन रिप्लेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर होगी कि वजीर आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ मीनार पाकिस्तान आज से चंद साल कबल, ज्यादा नहीं, रिजवान नकवी ने साहब ने भी कवर किया, और ये बात हम इतनी दफा, और पंखा झलते थे और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते थे। तो फिर अब अपनी हुकूमत के खिलाफ भी यही एहतजाज करें। अब एक और बात भी है, अब तो चले उस दौर में पानी तो आता था, अब तो लोड शेडिंग के साथ साथ पानी भी चला गया। लोग इस शदीद गर्मी में, अब शहबाज शरीफ साहब परसों एक मीटिंग की है पानी के हवाले से, कल हमजा शहबाज ने तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मीटिंग्स करना शुरू कर दी। अरकान असम्बली को कोऑर्डिनेटर भी लगा दिया गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? क्या हुआ? जब तक आवाम को सहूलियात नहीं मिलेंगी तब तक सिस्टम जो है वो आपका बेहतर नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया उमर इस्लाम रिजवान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले शहर भर में सेल्स और प्रमोशंस पर बात करेंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है स्टाइलो। स्टाइलो पर आपको 51% ऑफ मिलेगा। दूसरा ब्रांड है हमारे पास डाइनर। डाइनर पर आपको फ्लैट 25% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में निविया ड्यू स्प्रे है जी 150 ml, रिटेल प्राइस है 280, प्रमोशनल प्राइस 199, 81 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी पास्कुअल फ्लेवर्ड योगर्ट 500 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 275, प्रमोशनल प्राइस 235, 30 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको मैं बताऊंगी माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है जी। अमेरिकन डॉलर की कीमत खरीद है 105.55, कीमत फरोख्त 105.80।
पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 153.50, कीमत फरोख्त 154.20। यूरो की कीमत खरीद है 117.50, कीमत फरोख्त है 118। सऊदी रियाल कीमत खरीद 28 रुपये, कीमत फरोख्त 28.15। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.60, कीमत फरोख्त है 28.75। कुवैती दिनार कीमत खरीद 345, कीमत फरोख्त 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 76.50, कीमत फरोख्त है 76.95। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.93, कीमत फरोख्त 0.96। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 104.60, कीमत फरोख्त 105.50। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 82.00, कीमत फरोख्त है 82.55। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स टुडेज डायरी में। सबसे पहले आपको बताएंगे माहिर मीर मूवी लगी हुई है जी रॉयल पाम ऑडी 1 में 7 बजे और 10 बजे। द जंगल बुक 3D 6:30 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 3D 6 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 और 3:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। द एंग्री बर्ड्स 5:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में लगी हुई है 5 बजे। (1920) लंदन 3:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और अजहर मूवी लगी हुई है 11:15 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में और 2:15 बजे रॉयल पाम वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। और आखिरी मूवी अक्सबंदी वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में 12:15 बजे। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जेनिथ शॉप पर नाज़न अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा 520 में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 154 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 223 रुपये में। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि फ़िरोज़पुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, प्याफ के वाइस चेयरमैन हैं और
उनका अपना जो ताल्लुक है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और कहा जाता है कि इनकी जो इंडस्ट्री है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, तमाम SOPs को मीट करती है। लाहौर चैम्बर के मेंबर भी हैं और प्यास के वाइस चेयरमैन हैं, तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडस्ट्रियल साइड पर ख़ास तौर पर हम बात करना चाहेंगे कि उनको क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से उनको हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है और कहाँ पर जो है वो कमियाँ हैं जिसको ज़रूरत है दुरुस्त करने की। ख्वाजा शाहज़ेब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और इंडस्ट्री साइड आजकल कैसी जा रही है पाकिस्तान की? इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता चंद सालों की निस्बत अब हालात इसलिए बेहतर हैं कि हमें एनर्जी के वो क्राइसिस जो आज से 3-4 साल पहले जो थे उनमें चूँकि खातिर खा गवर्नमेंट के अच्छे इक़दाम की वजह से कमी आई है, जिसमें लोड शेडिंग, गैस और बाकी सब चीज़ें, तो अब तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री जब उस वक्त को याद करती है और आज को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं, साजगार हैं और उम्मीद है कि इसमें मज़ीद अगर लोड शेडिंग और इन सारी चीज़ों में कमी आएगी तो ये इंडस्ट्री इंशाल्लाह ग्रो करेगी, बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो इसको फ्राया भी कहा जाता है, इसके क्या मसाइल हैं? ये अब इसको मतलब यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स अपेरेंटली नज़र भी आ रहे हैं, क्या इसको हुकूमत ने इंडस्ट्री जोन करार दिया हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि फ्राया पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। कराची, कुरंगी के बाद अगर पूरे पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो फिरोजपुर रोड है, जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर से शुरू होके, जो कि चुंगी अमर सद्दू जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से लेकर ये 40 किलोमीटर यानी कसूर से तक ये फ्राया का जो है ये पूरा जोन है। और सबसे ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि जितनी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है या जितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें पैकेजेस भी हैं, पेल भी हैं, गारमेंट्स की बहुत बड़े बड़े नाम हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर यहाँ पे है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। सही। अचानक नोटिसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए, जिसमें एनवायरमेंटल जो है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस दिए गए कि ये इंडस्ट्रियल जोन मतलब और इंडस्ट्रियल जोन और इसको किया गया, जबकि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी इंडस्ट्री जो है वो प्रायोरिटी होती है, और जो एक इंडस्ट्री जो कि लाइसेंस्ड हो या गवर्नमेंट की परमिशन से जो लगी हो, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री को शिफ्ट करना या मूव करना बहुत मुश्किल है। और जैसा भी और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लार्जेस्ट जोन एग्जैक्टली, तो क्या मुश्किल है हुकूमत के लिए इसको जोन डिक्लेयर करना? मुझे लगता है कि अभी इस पर कुछ काम होना बाकी है, और हुकूमत तो जहाँ पे इसके लिए कुछ कर रही है, लेकिन कुछ और अनासर हैं जिसमें कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि वहाँ पर रिहायशी कॉलोनीज़ और उनको लेके आना चाहते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, अगर मैं ये कहूँ कि DHA उस साइड पे एक्सपेंड कर रहा है, और एक और इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि उस साइड पे आ रहा है, तो उनकी वजह से इंडस्ट्री को मेरा ख्याल है कि ये नोटिसेस और ये सिलसिला जारी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। आप जो अपने सेक्टर हैं या किसी भी चीज़ को अगर ग्रो करने के लिए अगर इंडस्ट्री को ख़राब करेंगे और लोगों का रोज़गार बंद करेंगे और एक्सपोर्ट में पहले ही कमी है, अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्सपोर्ट में कमी क्यों है? हमें तो GSP+ का स्टेटस भी मिला जिसमें हम जिसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकते थे, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें, लेकिन हम उसका उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं सके, और एक्सपोर्ट में कमी होती है जिससे रेवेन्यू कम आता है और फिर आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक सबसे मेन एलिमेंट है, जो जिसको हमें अगर compete करना पड़ता है इंडिया से या चाइना से या इवन बांग्लादेश से भी, तो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट चूँकि ज़्यादा है, और कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह यहाँ पर बिजली के रेट और जो बाकी सारी चीज़ों का टैरिफ है वो ज़्यादा है। हमें एक तो उस चीज़ का सामना है, और मैंने पहले भी जो ही प्रोग्राम का आगाज़ हुआ मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा रहा
कि लोग जो हैं वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सके, बिल्कुल सही, जिससे इंटरनेशनल बायर मुतासर हुआ, पाकिस्तान आपकी की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है, क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हुई, जिसकी वजह से अब या तो वो पाकिस्तान को ऑर्डर और वो नहीं दे रहे, या उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा सख्त है कि उनको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, जो चाइना और इंडिया के साथ compete करने में हमें फिर मुश्किल आती है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ को प्लान करे, यानी अगर वो टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम कर रही है तो साथ फार्मा को देखे, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 27 मुल्कों में और रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 7वां है, जो कि पूरी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं वो 27 मुल्क। और पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी एक्सेप्टेंस इंडिया और चाइना की निस्बत ज़्यादा है फिनिश फार्मूलेशन की, और हमें प्राइस भी जो है वो उनकी निस्बत बेहतर मिलती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर वाइज ये डिसाइड करे कि उन्होंने किस सेक्टर को लेके आगे चलना है और एक्सपोर्ट में उनको सपोर्ट दे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट का डेफिसिट है ये बड़े आसानी तो से अभी क्या जनरल डील किया जा रहा है ऑल ओवर इंडस्ट्री को, एक साथ ही हर सेक्टर को? इंडस्ट्री को या एक्सपोर्टर को जो है वो कुछ अलग से, ना उनके लिए डेस्क है ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो उनको किया जा रहा है। अगर किया भी जाता है तो किसी एक ख़ास सेक्टर की सिर्फ सुनवाई है, और ये समझा जाता है कि शायद उसी सेक्टर की ही एक्सपोर्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाता है, बाकी सारे सेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर बाकी सेक्टर्स को, जिसकी डिमांड जो है वो दुनिया में ज़्यादा है, अगर उसको ये देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें उसका ख़ास फ़ायदा हो सकता है। और एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, और वो सपोर्ट कोई माली नहीं है, उसमें बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में जो है वो हर्डल आती है, और हम बाकायदा तौर पे वो करने से कासर है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जैसे आपने ये नोटिस की बात की कि इंडस्ट्रियल जोन मूव करने की बात की जा रही है, और फिर कभी कहा जाता है कि शहर से बाहर इसको मुंतकिल किया जाए, या कुछ और पर्पसेस भी बीच में आ जाते हैं। इसमें एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड रखी जा रही है हुकूमत से, कैसे? हमारी LDA से मीटिंग्स चूँकि जारी हैं, लेकिन आपको पता है कि जब एक हुकूमती सतह पर किसी भी चीज़ की ठान ली जाती है, या एक प्लानिंग जो है वो विदाउट कंसेंट इंडस्ट्री के अगर बना ली गई है, तो उसके अंदर चेंज या रद्दोबदल है वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन हमारी जो है वो LDA के साथ नेगोशिएशंस और जो डिस्कशन है वो जारी है। उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह जो मसाइल हैं इंडस्ट्री के, उनको बहुत जल्द हुकूमत के साथ, हुकूमत के ताउन से हल करा दिया जाएगा। उम्मीद नज़र आ रही है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है, मुस्बत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ। अच्छा, आपके पास तो एक और प्लेटफॉर्म भी ना, कि आप मुस्लिम लीग नून के प्रोफेशनल विंग के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो कुछ एज हासिल होता है इसमें ब्रिज का किरदार अदा करने में? सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग के जितने हमारे सीनियर्स हैं, अहदेदार हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोफेशनल विंग का क़याम अभी कोई बहुत पुराना नहीं है, ये चंद दिन पुरानी ही बात है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग से विंग बनाना और फिर हुकूमत का उनके लिए इक़दाम करना एक बहुत ही खुशाइन इक़दाम है। जिस तरह हुकूमत की पहले सिर्फ तवज्जो या ट्रेडर्स पे या इंडस्ट्री पे रही है, और ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत अरसे से नज़रअंदाज होते आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का बहुत अहम इक़दाम है। इससे प्रोफेशनल्स को इंशाल्लाह बहुत फेवर मिलेगी, जो बहुत से टैलेंटेड लोग बहुत से सेक्टर्स में, बहुत सी फील्ड में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो उभर के सामने आएंगे। उनको भी हुकूमती सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह दी जाएगी, ताकि यानी कि इस प्लेटफॉर्म को एक ब्रिज के तौर पर यूज़ किया इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स और हुकूमत के दरमियान इंशाल्लाह एक ब्रिज का ये रोल होगा। और ये जो इनमें प्रोफेशनल्स में आपको पता है कि हर सेक्टर इसमें आ जाता है, जिनकी पहले हुकूमत तक रसाई नहीं है, या उनको अच्छे तरीके से अपना जो है वो जिस प्रोफेशन से भी वो बसता है वो आगे नहीं आ सकते। तो इंशाल्लाह मुल्की सतह पर भी और गैर मुल्की भी उनके टैलेंट को, उनकी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा। मतलब उनका मौक़िफ़ एटलीस्ट जो है वो हुकूमत तक ज़रूर पहुंचेगा, कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हुकूमत के सामने हो, उसके बाद जो है वो हुकूमत डिसाइड करे। लेकिन हुकूमत के एंड से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिसमें सेल्स टैक्स रिटर्न की अगर मैं बात करूँ
तो एक ह्यूज अमाउंट है जो रिटर्न की मद में जो है वो आपको नहीं दी जाती है, हुकूमत उस तरह से अकोमोडेट नहीं करती है। अब एक टैक्स पेई है जो रजिस्टर्ड टैक्स पेई है, उसके साथ अगर आप अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सिस्टम को किस तरह से चलाएंगे और मज़ीद लोग क्यों कराना चाहेंगे उस टैक्स में। इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहूँगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब का हल्का है ये, और एक इंडस्ट्री जोन, मतलब जैसे आपने बताया कि 40 किलोमीटर तक तकरीबन ये जो इंडस्ट्री है वो फैली हुई है। जब ये लग रही थी, जब ये स्टार्ट हो रही थी, क्या तब हुकूमत को ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर रिहायशी मतलब रेजिडेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तब यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि अब इनको नोटिस दिए जाएँ और इनको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए? ये आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो? देखिए, मैं पहले भी आपको इसी बात का मैंने जिक्र किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। अब आपने ये भी कहा कि ये हल्का है शहबाज शरीफ साहब का, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसके लिए कुछ ख़ास सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि फिरोजपुर रोड जो है वो बहुत अच्छी, वहाँ पे सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, जबकि साइड जो रोड्स हैं उसका भी मैं बताता चलूँ कि बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी बनती रहती हैं और एक बहुत हैवी इंडस्ट्री होने की वजह से टूटती भी रहती हैं। लेकिन हमारी बीइंग चेयरमैन फराया और हमारे बहुत से मेंबर्स, और उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि सीएम साहब जब से इलेक्शन हुआ है दोबारा इस हल्के में आए, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो इस हल्के में नहीं आए, या इंडस्ट्री से या बाकी लोगों से उनकी मुलाकात कम है। सही। दूसरा, जब ये इंडस्ट्री लग रही थी, मैं बताऊं कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, नामवर इंडस्ट्री जो है, जो जितने बड़े नाम हैं, यहाँ पे मैं उनका नाम शायद ना ले सकूं, लेकिन वो मैंने बताया कि उनका वजूद इसी फिरोजपुर रोड पर है। और जब ये लग रही थी, ना सिर्फ एलडीए बल्कि आपकी कॉरपोरेशन लोगों ने बाकायदा उनके नक्शे जो हैं वो पास हैं। ठीक है। और ये भी एक एजाज़ है फिरोजपुर रोड के पास कि सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 78,000 है। दैट्स अमेजिंग। यानी कि तमाम एसओपीज को मीट किया जा रहा है, तो फिर हुकूमत को जो है वो सुनवाई ज़रूर करनी चाहिए। सेल्स टैक्स रिटर्न का क्या प्रॉब्लम है? अब तो जब टैक्स, कोई लोग टैक्स पे करते हैं, हुकूमत उनको अकोमोडेट नहीं करती, जो नहीं करते हैं उनके ऊपर भी कोई शिकंजा तैयार नहीं किया जाता। सो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बहुत से इंडस्ट्रियल साइट जो है वो रजिस्टर्ड है, रिटर्न फाइल भी है, फिर क्यों नहीं उनको अकोमोडेट किया जाता? उसकी मद में कितने पैसे हुकूमत ने भी देने हैं? देखिए, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट फिगर तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन अरबों रुपए का सेल टैक्स जो है वो जो रिफ़ंड है वो हुकूमत की तरफ है, जिसकी वजह से पेड अप कैपिटल किसी भी इंडस्ट्री का एक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और बहुत से ऐसे पैसे जो कि हुकूमत के पास हैं, और इंडस्ट्री जो है वो बैंकों से पैसे लेने पर और उसका मार्कअप देने पर मजबूर है। दूसरा, मैं ये भी बताता चलूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस की मद में एफबीआर सिर्फ 18% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जबकि 82% इनडायरेक्ट, यानी पूरी इंडस्ट्री, सारे ट्रेडर्स, सारे लोग जो हैं उनको एजेंट बना दिया गया है, और वो जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सेल टैक्स की मद में हो या बाकी हो, और वो जो है वो एफबीआर के मावन की हैसियत उनकी है। और आजकल कोई भी सेक्टर जो है उसका ज़्यादातर जो वक्त है वो इसी टैक्स रिटर्न्स के ऊपर और इसी चीज़ पे ये है कि वो अपना ये वाला जो रोल जो एफबीआर ने उनको अब दे दिया है वो उसको आसान तरीके से अदा कर सकें, वरना नोटिसेस और उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आपके प्रोग्राम जहाँ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए वहाँ पे जो है वो मज़ीद असल में हमारे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। टैक्स जो है सर, यहाँ पे आपने एक रिटर्न फाइल करानी होती है तो आपको वकील के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एक आम आदमी को उसकी शिकें समझ नहीं आती। एग्जैक्टली, चूँकि आपको पता है कि हमारे जितने यहाँ पे ख़ास तौर पे ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हुकूमत ने उनको कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं दी, और जो एक नया स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो उसको समझने से कासिर हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि शायद ये टैक्स जो है वो पता नहीं किस बला का नाम है, और ये जितना अरसे तक टली रहेगी वो फ़ायदा होगा, हवा जो है वो क्रिएट हुआ होता है। तो ये इसलिए जो हुकूमत के पास लोगों की का जो सेल टैक्स रिफ़ंड की मद में मैं अपील करूंगा कि वो इंडस्ट्री को और लोगों के वो वापस किए जाएं। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को मिले भी हैं और बाकायदा से मिलते भी रहते हैं। अगर बहुत से लोग अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी नहीं कर पाते,
जिसकी वजह से भी वहाँ पे रुके हुए। टाइमली पे कर रहे हैं तो फिर टाइमली रिफंड भी होना चाहिए ताकि वो जो है वो मजीद उसको प्रोसेस कर सके। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का रिफंड गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना होने की वजह से या उनको अब उसका तरीक़ेकार चूंकि बाकायदा तौर पर पता नहीं है, इस वजह से भी इसमें हर्डल्स क्रिएट हो जाती है। अच्छा, स्मगल्ड प्रोडक्ट्स के हवाले से आप क्या करेंगे? खुद भी आपका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है और मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्मगल होती हैं या जाली अद्वियात बन रही होती हैं। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इन दोनों पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर जानना चाहूँगी। जाली और स्मगल्ड में पहले तो मैं बता दूँ कि बहुत फ़र्क है। हाँ, वो इसीलिए मैंने बोला ना कि दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। स्मगल्ड आइटम को ही अक्सर औकात पे जाली करार दे दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए अगर हम स्मगल्ड आइटम का नाम लें तो जहां हुकूमत एक कार्रवाई कर रही होती है, वहीं उसके लिए ये डिस्क्रेडिट की बात है कि वो स्मगल शुदा अद्वियात को या बाकी चीज़ों को। लेकिन जो स्मगलिंग है सिर्फ इस सेक्टर में नहीं है, आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन हर इंडस्ट्री जो है और हर रेगुलर इंपोर्टर जो है उसकी ये शिकायत है कि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है, और ये स्मगलिंग किन बॉर्डर्स के ज़रिए से हो रही है, क्या हो रहा है, इसका भी हर एक को पता है, अंदाज़ा है। तो बिल्कुल इसको रोकने की ज़रूरत है। इससे इंडस्ट्री बहुत मुतासर हो रही है, इंडस्ट्री की साख्त मुतासर होती है। लेकिन ये है कि बाज़ वो चीज़ें स्मगल्ड होती हैं जिनकी पाकिस्तान में उनको बनाने की इजाज़त नहीं है या उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, उसको अगर रेगुलर बेसिस पे लेके आया जाए तो उस पर टैक्सेस और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो स्मगलिंग साइड वो फिर स्मगलिंग साइड से आती है। और अगर उसको कोई रेगुलर इंपोर्टर या कमर्शियल इंपोर्टर उसको इंपोर्ट करता है तो उसने सेल टैक्स और बाकी सारी चीज़ें या उस पर जो भी टैक्सेस हैं वो दिए होते हैं, उसका वो सारा स्टॉक चीज़ें माल पड़ा रह जाता है और स्मगल्ड शुदा जो है वो टैक्स नहीं दिया तो वो चीज़ें सस्ती होंगी और लोग उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो हुकूमत को इसमें भी फिर अपनी जो है वो रेट कायम करना होगा। देखें, हुकूमत की तो हर जगह पे बात आएगी, हुकूमत का तो हर जगह पे काम है और मैं समझता हूँ कि हमें भी हुकूमत की सपोर्ट करनी चाहिए। हुकूमत और अवाम, इंडस्ट्री और ये सबका आपस में चोली दामन का साथ है। हर चीज़ हुकूमत पे डाली नहीं जा सकती और हर चीज़ से हुकूमत बरीजुमा भी नहीं हो सकती। सही, तो फिर जिम्मेदारियां जहाँ जहाँ हैं वहाँ तो समझने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच फायद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर ऑल द बिजनेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत दफ़ा बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ बुलंद करना, और फिर कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि कितनी बात करें जब सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी टफ जॉब। गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, जैसा कि हम अक्सर मेरा शहर लाहौर में डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ लाहौर में 12 दरियाँ हैं, ऐसी इमारतें हैं जिसमें 12 दरवाजे हैं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट कहलाई जाती हैं। और अपने अपने दौर में उन्होंने बड़ा एक नाम उन बिल्डिंग्स का था जो अभी भी उसी हैसियत से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम बात करेंगे आज वज़ीर खान की 12 दरी के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल चाल है? रज़ा भाई, वज़ीर खान की 12 दरी, और अभी हम ब्रेक पर ये बात ही कर रहे थे कि इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग है। बिल्कुल, वज़ीर खान, नवाब वज़ीर खान जिनका टाइटल था, नाम असल में तो हकीम अलीमुद्दीन अंसारी है और ये चिन्योट के रहने वाले थे। इन्होंने मुग़ल दौर में, शाहजहानी दौर में किसी मलका का इलाज किया था और उसके नतीजे में इन्हें नवाजा गया और पहुँचते पहुँचते ये लाहौर के गवर्नर बन गए। और ये वही वज़ीर ख़ान जिन्होंने सबसे पहले जो मस्जिद वज़ीर ख़ान बनवाई, फिर उसके साथ शाही हमाम जो वज़ीर ख़ान का हमाम भी कहलवाता है वो बनाया। इसी तरह और इमारतें भी बनाई और फिर इनका शौक़ हुआ कि क्यों ना एक बाग बनाया जाए। तो इस इलाके में जो अब पुरानी अनारकली है, मॉल रोड का इलाका है, इस इलाके में उन्होंने नखलिया वज़ीर ख़ान या नखले वज़ीर ख़ान के नाम से एक बाग बनवाया जिसमें पाम ट्रीज़ यानी खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। अब भी उन पाम ट्रीज़ के आसार वहाँ नज़र आते हैं, उनकी बाक़ियात जो उनकी नस्लों में से आगे कुछ दरख्त हैं वहाँ पे इसी इलाके में। ये जैसे ही आप लाहौर म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं तो जहाँ पार्किंग गाड़ी
करते हैं तो आगे फिर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी शुरू हो जाती है। जी जी। तो उसी के अहाते के अंदर ये जो है बारादरी है, 2 मंजिला बारादरी है, बहुत खूबसूरत है। चारों साइडों पे इसके मीनार बने हुए हैं और ये गुंबद जो हैं छोटे छोटे रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं। और इसके अलावा जो काम है इस इमारत के ऊपर अंदर भी और बैरूनी हिस्सों पे भी वो देखने के काबिल है। बहुत बड़ी बारादरी है, आम बारादरियों से बड़ी है। इसके अलावा हौज बने रखा गया है इसको प्रिजर्व है और बड़ी महफूज है। और इसकी वजह यह है कि ये बारादरी महज विजिटर्स के लिए या टूरिस्ट के लिए नहीं रही, बल्कि ये बारादरी किसी न किसी काम भी आती रही। अच्छा, मुगल दौर के बाद सिख दौर में यहाँ पे गारत गरी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे ही बरतानवी अहद आया तो इसको तार घर के तौर पर इस्तेमाल किया गया इस इमारत को। फिर इसके साथ साथ अजायब घर जब बना नहीं था इमारत तो उसकी चीज़ें भी यहाँ डिस्प्ले पे रखी गई। और जब अजायब घर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लॉर्ड एचिसन उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी किताबें डोनेट की। तो यूँ यहाँ पे लाहौर में पहली जो लाइब्रेरी है उसका शुरुआत हुआ बरतानवी अहद में। ये लाइब्रेरी ही बाद में पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर जानी गई, नई इमारतें बनती गई। ये इमारत जो बारादरी गया है इसको बाद में रीडिंग रूम या अखबारात रखे गए हैं वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब कितना मजा आता होगा ना एक ऐसी शाहकार इमारत में बैठकर आप किताबें पढ़ रहे हैं। वाचिंग, वर्थ विजिटिंग। और फिर ये कि इसकी ये इट्स ओपन फॉर पब्लिक, इट्स ओपन फॉर पब्लिक इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स देयर। और साथ ही किताबें भी हैं जो मेन लाइब्रेरी उसके अंदर तो आप इंजॉय कर सकते हैं। फ़न तामीर भी, वहाँ का एम्बियंस भी, साथ एनसी है, इधर लाहौर म्यूज़ियम है, इधर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। कॉलोनियल पीरियड की तीनों कॉलोनियल पीरियड की इमारतें और बीच में एक गुलदस्ते की तरह ये मुग़ल दौर की, शाहजहां दौर की हकीम अलीमुद्दीन अंसारी जिनका नाम बाद में नवाब वज़ीर खान बना, उनकी बनाई हुई है गुलदस्ता। अच्छा, ये वही है ना जिनके नाम पर मस्जिद वज़ीर खान जिनके नाम पे है, शाही हमाम जिन्होंने बनवाया। इसके अलावा बेशुमार मशहूर जो बादशाह हैं वो तो शाहजहां है ना, कि आर्किटेक्ट या बिल्डर किंग जिनको कहते हैं। लेकिन अगर इनका करैक्टर आप स्टडी करते हैं तो ये भी तामीरात के बादशाह। अच्छा, उस दौर में तामीरात पर बड़ा जोर दिया जाता था। जोर हर कोई नहीं दे पाता था जिसका ज़ौक़ और शौक़। इनकी बैकग्राउंड चूँकि चिनियोटी थी और चिनियोट जो है वो फ़न तामीर के लिहाज से हमारे उन कस्बों में, पंजाब के उन शहरों में शुमार होता है जो फ़न तामीर लिहाज से एक मॉडल की हैसियत रखते हैं। इफ़ यू गो देयर यू विल सी उमर हयात पैलेस, इतना खूबसूरत महल है वो, देखने के काबिल है। और बहुत सारी इमारतें, शाही मस्जिद बनवाई नवाब सादुल्ला खान की। तो ये वहाँ से रवायत लेके, चूँकि वहाँ पे कारीगर थे, उन कारीगरों को फिर यहाँ पे लाए और फिर यहाँ पे इमारतें भी बनवाई, इमारतें तामीर करवाएं। बिल्कुल सही। और उसी का एक शाहकार ये वज़ीर खान की बारादरी भी है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।